नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पीआरटी इन्वायरमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए एनसीईआरटी इन्वायरमेंट से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 5 में। और आप सभी अभ्यर्थी जो भी लाइव इस सेशन को देख रहे हैं, आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा, और कमेंट करने के साथ में आप प्रश्न संख्या के साथ में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी सहूलियत हो कि किसने क्या उत्तर बताया है। और कुल प्रश्नों की संख्या जो आज के सेशन में रहने वाली है 25 रहेगी। 25 में से आपको अंत में बताना है कि 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों में कौन शामिल होता है? इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन शामिल होता है? शैवाल और कवक, उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर, हवा, पानी, मिट्टी। क्या आंसर होगा? पहले नंबर प्रश्न का कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए है आपका शैवाल और कवक। शैवाल और कवक को हम जैविक घटक में रखते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर, जिसको हम अपघटक बोलते हैं, ये भी आपके जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। हवा, पानी और मिट्टी की बात करें तो ये किसी भी प्रकार से जैविक प्रकृति के नहीं हैं। ये किस प्रकार के हैं? अजैविक घटक हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हवा, पानी और मिट्टी। पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। अजैविक घटक के उदाहरण हैं हवा, पानी और मिट्टी। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक जैविक घटक में कौन शामिल होता है? कमेंट कीजिएगा। दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक बायोटिक फैक्टर क्या होगा? ऑप्शन ए आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ऑप्शन बी अपघटक, डिकम्पोजर। ऑप्शन सी तापमान या टेम्परेचर। तो दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है अपघटक, डिकम्पोजर। आर्द्रता और तापमान ये क्या है? तो आर्द्रता और तापमान अजैविक कारक हैं। आर्द्रता और तापमान अजैविक कारक हैं। अपघटक या डिकम्पोजर हमारा यहाँ पर जैविक घटक के अंतर्गत आता है। तो दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, अपघटक। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन गहरे समुद्र के उष्ण जलीय वेंट पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो गहरे समुद्र के, डीप सी के उष्ण जलीय वेंट पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? और ये उष्ण जलीय वेंट पारितंत्र जो होता है, इस स्थान पर तापमान, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और इतना टेम्परेचर को, तापमान को बर्दाश्त करने वाली क्षमता जिनके पास होगी वही यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक होंगे। और इतना तापमान बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है वो होती है रसायन संश्लेषण जीवाणु के पास में। तो रसायन संश्लेषण जीवाणु गहरे समुद्र के उष्ण जलीय वेंट पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। नील हरित शैवाल और डाई एटम जो होते हैं ये महासागर के ऊपरी भाग में, महासागर के कह सकते हैं कि जो ऊपरी भाग है वहाँ पर, या शैलो पार्ट्स हैं वहाँ पर ये होते हैं। महासागर के गहरे समुद्र में अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर आपका रसायन संश्लेषण जीवाणु हो जाए। तो तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी है, रसायन संश्लेषण जीवाणु। अगले प्रश्न पर चलते हैं। समुद्री पारितंत्र में प्राणी प्लवक, जिसको जू प्लैंकटन बोलते हैं, जू प्लैंकटन का कौन सा पोषी स्तर होता है ये आपको बताना है। तो जू प्लैंकटन, प्राणी प्लवक का पोषी स्तर समुद्री पारितंत्र में क्या होता है? क्या यह द्वितीयक उपभोक्ता होता है? क्या ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है? क्या ये प्राथमिक उत्पादक होता है? कमेंट कीजिएगा। चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? और चौथे और पांचवें प्रश्न को हम एक साथ में देखेंगे, देन उसके बाद हम चौथे और पांचवें का एक्सप्लेनेशन को एक साथ में समझेंगे। चौथे नंबर प्रश्न का सभी अभ्यर्थी कमेंट कीजिएगा। तो समुद्री पारितंत्र में प्राणी प्लवक जिनको बोलते हैं, जू प्लैंकटन जो होते हैं, ये हमारे प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत प्राणी प्लवक, जू प्लैंकटन आते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमने देख लिया है। अब पांचवें पे जाएंगे, उसके बाद चौथे और पांचवें को एक साथ में देखेंगे। तो चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है बी, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं प्राणी प्लवक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महासागर के खाद्य श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो महासागरीय खाद्य श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है? कमेंट कीजिएगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है? फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जू प्लैंक्टन होते हैं, स्मॉल फिश होते हैं या लार्ज फिश होते हैं? आसान प्रश्न है आपके लिए, आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। जू प्लैंक्टन आपने देख लिया, ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राइमरी कंज्यूमर है। और ये खाते किसको हैं? प्राइमरी कंज्यूमर है, इसका मतलब है किसी को तो खाते होंगे। तो जू प्लैंक्टन जो खाते हैं ये खाते हैं फाइटोप्लैंक्टन को। फाइटोप्लैंक्टन जो है यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो राइट आंसर आपका ए है, फाइटोप्लैंक्टन। तो प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं महासागरीय खाद्य श्रृंखला में? फाइटोप्लैंक्टन्स। सबसे जो कॉमनली पाए जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स।
तो महासागर से संबंधित आपने प्राथमिक उत्पादक में फाइटोप्लैंक्टन का उदाहरण देखा, इसके अलावा नील हरीश शैवाल का भी देखा है, और इसके अलावा किसका देखा है, डाई एटम्स का। ये 3 उदाहरण आप याद रखिएगा। फाइटोप्लैंक्टन्स को हम तालाब पारितंत्र में भी देखते हैं, तालाब पारितंत्र में भी देखते हैं। चलिए, तो चौथा और पांचवा आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो जू प्लैंक्टन होता है ये फाइटोप्लैंक्टन पर फीड करता है, यानी जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को खाता है। फाइटोप्लैंक्टन प्राथमिक उत्पादक है, जो प्राथमिक उत्पादक को खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, तो जू प्लैंक्टन प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है। और जू प्लैंक्टन प्राथमिक उत्पादों का भोजन कर रहा है, इसलिए उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत करते हैं। फिर 5वें नंबर में देख लेते हैं कि ये फूड चेन होती किस प्रकार से। तो ये खाद्य श्रृंखला इस प्रकार से होती है। प्राथमिक उत्पादक के रूप में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फिर उनको खाने वाले जू प्लैंक्टन होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में इनको खाती स्मॉल फिश यानी छोटी मछलियाँ, तो ये होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। फिर इनको खाती लार्ज फिश, ये होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। और इसके बाद जो है क्वाटरनरी कंज्यूमर आते हैं, व्हेल आते हैं। और इस कैटेगरी में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको 5 पोषी स्तर मिल जाते हैं। सामान्यतः इतना लंबा पोषी स्तर मिलता नहीं है, आप देखेंगे तो 3 से 4 पोषी स्तर आपको सामान्यतः मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 5 पोषी स्तर भी मिल जाएगा। तो व्हेल मछली जो होती है वो बड़े मछलियों को भी निकल जाती खा जाती है, तो इस चीज़ को आप भी जानते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो पोषी स्तर का जो क्रम रहता है इस तरीके से रहता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम कौन सा है? कमेंट कीजिएगा। 6ठे नंबर में क्या होगा? घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को सर्प, सर्प को मेढक, टिड्डा को मेढक, मेढक को घास या सर्प, या घास को टिड्डा, मेढक या सर्प, क्या होगा 6ठे नंबर प्रश्न का राइट आंसर? तो एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो उत्पादक होता है वो घास होता है, प्राथमिक उत्पादक घास होता है। घास को टिड्डा खाता है जिसको हम ग्रास होपर बोलते हैं, टिड्डे को मेढक खाता है और मेढक को अंततः सर्प खाता है, सांप खाता है। तो राइट आंसर आपका 6ठे नंबर प्रश्न का सी है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। सर्प को मेढक खा नहीं सकता, कट हो गया, और घास को सांप खाएगा नहीं, ये आपका कट हो गया। तो इस तरीके से आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 6ठे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका है सी, घास टिड्डा और घास टिड्डा मेढक और सर्प। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक अपमार्जक है तथा पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्कैवेंजर एंड वाइटल क्लींजर ऑफ इन्वायरमेंट? एनसीईआरटी से आपका प्रश्न है ये। तो कौन सा अपमार्जक कहा जाता है? स्कैवेंजर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम डिकम्पोजर भी कह सकते हैं, डिकम्पोजर भी कह सकते हैं। और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक यानी वाइटल क्लींजर ऑफ इन्वायरमेंट भी कहा जाता है, बाघ को, गिद्ध को या लोमड़ी को। तो अपमार्जक के रूप में, स्कैवेंजर के रूप में और वाइटल क्लींजर ऑफ इन्वायरमेंट के रूप में, पर्यावरण के महत्वपूर्ण शोधक के रूप में गिद्ध को माना जाता है, समझा जाता है। तो गिद्ध जो है अपमार्जक होता है और इसका बहुत ही कह सकते हैं कि पर्यावरण से रिलेटेड जो है बहुत अच्छा रोल होता है, और इसीलिए इसको पर्यावरण का महत्वपूर्ण शोधक कहा जाता है, वाइटल क्लींजर ऑफ इन्वायरमेंट कहा जाता है। क्योंकि अपमार्जक का रोल पर्यावरण में सबसे ज़रूरी होता है। एक हिसाब से देखा जाए कि जो भी सड़े गले, जो भी मृत जानवर हैं उनको जो खा के ख़त्म कर देगा, उससे पर्यावरण को फ़ायदा होता है, अन्यथा पर्यावरण में बहुत सारी बीमारियां भी फैल सकती हैं। तो गिद्ध यहाँ पर बलचर राइट आंसर आपका 7वें में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, खाद्य श्रृंखला में मानव किस स्तर पर आता है? खाद्य श्रृंखला में मानव उत्पादक होता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता होता है, केवल द्वितीयक उपभोक्ता होता है? क्या आंसर होगा? तो खाद्य श्रृंखला में मानव की क्या स्थिति होती है? तो अगर मान लीजिए कोई मानव शाकाहारी है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता के स्तर पर आएगा। तो यहाँ पर जो हरी सब्जियाँ हैं उनको जो खाता होगा शाकाहारी सामान्यतः, तो प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में मानव काउंट किया जाएगा। और कोई मानव मांसाहारी है तो उस केस में द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में काउंट किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मानव पूछा गया है, और मानव को हम किस रूप में मानते हैं? तो सर्वाहारी के रूप में मानते हैं। मानव को सर्वाहारी के रूप में मानते हैं, ओमनीवोरस के रूप में मानते हैं। ओमनीवोरस का मतलब है कि जो दोनों खाता हो, यानी शाकाहारी भी हो, मांसाहारी भी हो। तो इसलिए खाद्य श्रृंखला में जो मानव की स्थिति होती है, प्राथमिक उपभोक्ता की भी होती है, द्वितीयक उपभोक्ता दोनों की होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 से अधिक, उत्पादक नहीं होता है। तो 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक होता है? प्रोड्यूसर कंपोनेंट कौन सा होता है?
प्रोड्यूसर कंपोनेंट कौन सा होता है? गाय होते हैं, मोर होते हैं, हरे पौधे होते हैं। तो जैविक घटक के अंतर्गत जब हम उत्पादक घटक की बात करते हैं तो जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक घटक में हमारे आते हैं हरे पौधे। राइट आंसर आपका सी है। अगला प्रश्न आपका है, जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? इंटरमीडियरी का कार्य कौन करता है? तो जैविक और अजैविक संघटक जो होते हैं पारितंत्र के, उसमें बिचौलिए का कार्य कौन करता है? इंटरमीडियरी का कार्य कौन करता है? कमेंट कीजिएगा क्या राइट आंसर होगा। उत्पादक होते हैं, परजीवी होते हैं या उपभोक्ता होते हैं? तो जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य कौन बिचौलिए का कार्य करता है, इंटरमीडियरी का कार्य करता है या दोनों को आपस में जोड़ता है? तो राइट आंसर आपका है 10वें नंबर प्रश्न का ए, उत्पादक। तो जो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होते हैं, ये जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं। तो उत्पादक का काम क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाना, मृदा से खनिज और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। दूसरी तरफ उपभोक्ताओं के लिए क्या करते हैं? प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं। इस प्रकार ये जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। सिंपल में आप समझिए कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो सूर्य के प्रकाश से होता है। तो जो सूर्य का प्रकाश हमने देखा है किस कंपोनेंट में आता है? तो सूर्य का प्रकाश अजैविक कंपोनेंट में आता है, अजैविक घटक के रूप में आता है। तो सूर्य का प्रकाश अजैविक घटक और उसको जो है जैविक घटक से, यानी कि आने वाले उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता से किसने जोड़ा है? तो उत्पादक ने जोड़ा है। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को इन्होंने यूटिलाइज किया और फिर आगे चल कर ये अगले पोषी स्तर के लिए भोजन बनते हैं उत्पादक। तो इस प्रकार से इनको हम मानते हैं कि जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो वियोजक होते हैं जिनको हम डिकम्पोजर बोलते हैं, तो वियोजक या डिकम्पोजर जो होते हैं ये मृत जीवों का जो है अपघटन करते हैं, मृत जीवों का अपघटन करते हैं और अपघटन करके पुनः चक्रण का कार्य करते हैं। अतः ये भी जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। तो बिचौलिए का कार्य अजैविक और जैविक घटकों के मध्य, याद रखिएगा, उत्पादक भी होते हैं और डिकम्पोजर भी होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? तो किनको हम अपघटक जीव मानते हैं, डिकम्पोजर मानते हैं? खाद्य श्रृंखला में पारितंत्र के विषाणु को, जिसको वायरस बोलते हैं, कवक या फंगाई को, जीवाणु या बैक्टीरिया को। तो राइट आंसर क्या होगा 11वें नंबर प्रश्न का? कमेंट कीजिएगा। तो खाद्य श्रृंखला में अपघटक जीव डिकम्पोजर्स में कवक और जीवाणु को माना जाता है, कवक और जीवाणु को माना जाता है, विषाणु नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका 11वें नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी, एक से अधिक। बी और सी दोनों यहाँ पर सही हैं। जीवाणु और कवक जो है सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, इसलिए इनको हम सूक्ष्म जीव अपमार्जक भी कहते हैं। तो जीवाणु और कवक को सूक्ष्म जीव अपमार्जक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो समुद्री आहार श्रृंखला में, समुद्री पारितंत्र में आहार श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? डायएटम्स को क्रस्टेसीन खाती हैं, क्रस्टेसीन को हेरिंग्स खाते हैं, क्रस्टेसीन्स को डायएटम्स, डायएटम्स को हेरिंग्स। इस प्रकार से क्या होगा राइट आंसर 12वें नंबर प्रश्न का? तो अभी हमने ऊपर देखा था कि जो डायएटम्स होते हैं ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो क्रस्टेसीन हटा दीजिए। अब ए और सी में से आपका आंसर होगा। तो क्रस्टेसीन्स जो होते हैं छोटी मछलियाँ होती हैं, हेरिंग्स जो होती हैं बड़ी मछलियाँ होती हैं। इनको अंततः कह सकते हैं कि वेल मछली खा सकती है। तो डायएटम्स, क्रस्टेसीन और हेरिंग्स, ये आपका राइट आंसर है। डायएटम्स, क्रस्टेसीन और हेरिंग्स। और ये सवाल यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया है, एग्जैक्ट यही सवाल यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया। तो राइट आंसर 12वें का ए है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा पिरामिड में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले घटक कौन से हैं? तो खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा पिरामिड में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले घटक में से उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक, क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिएगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले उत्पादक आएगा जिसको हम प्राथमिक उत्पादक भी कह सकते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, फिर द्वितीयक उपभोक्ता आएगा और फिर जो है तृतीयक उपभोक्ता आएगा। कुछ इस तरीके से केस चलता है। तृतीयक उपभोक्ता, अब यहाँ पर जो अपघटक होता है, ध्यान दीजिएगा, जो अपघटक होता है, डिकम्पोजर होता है। उत्पादक अगर मान लीजिए हरे पौधे हैं, नष्ट हो जाते हैं,
तो उनको सड़ाने गलाने का काम कौन करेगा? अपघटक करेगा। प्राथमिक उपभोक्ता में मान लीजिए कोई जानवर है या कोई भी है, अगर उसका डेथ होता है, मृत्यु होती है, तो उसको डिकम्पोज कौन करेगा? अपघटक करेगा। द्वितीयक उपभोक्ता में भी अगर कोई जंतु है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको कौन डिकम्पोज करेगा? अपघटक करेगा। ऐसे तृतीयक उपभोक्ता में भी अगर कोई हो जाता है तो उसको कौन डिकम्पोज करेगा? अपघटक। तो अपघटक प्राथमिक उत्पादक को भी, प्राथमिक उपभोक्ता को भी, द्वितीयक उपभोक्ता को भी और तृतीयक उपभोक्ता, सभी पोषी स्तर के जितने भी जीव होते हैं सभी का अपघटक करने में सक्षम होता है। इसलिए खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा पिरामिड में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले घटक जो होते हैं वो अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर आपका है अपघटक, डिकम्पोजर। अपघटक, डिकम्पोजर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पदछाप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के माप की इकाई क्या होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। तो पारिस्थितिकी पदछाप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की माप की इकाई क्या है? कमेंट कीजिएगा। भूमंडलीय हेक्टेयर, ग्लोबल हेक्टेयर, वर्ग हेक्टेयर या क्यूबिक टन? 14वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है भूमंडलीय हेक्टेयर, ग्लोबल हेक्टेयर। इसको हम GHA, शॉर्ट में GHA के रूप में इंडिकेट करते हैं। तो ग्लोबल के लिए G और हेक्टेयर के लिए HA, तो GHA इस प्रकार से हम इंडिकेट करते हैं। तो आपको ऑप्शन में इस तरीके से भी दिया जा सकता है। तो पारिस्थितिकी पदछाप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के माप की इकाई होती है भूमंडलीय हेक्टेयर, ग्लोबल हेक्टेयर। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है आपका, एक मनुष्य, यहाँ पर एक कर लीजिएगा, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए यानी सस्टेनेबल करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को हम क्या कहते हैं? तो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र की वहन क्षमता कहते हैं, पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं, इकोलॉजिकल निशे, या पारिस्थितिकी पदछाप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। तो अभी हमने पिछला प्रश्न देखा था कि पारिस्थितिकी पदछाप की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ग्लोबल हेक्टेयर। ग्लोबल हेक्टेयर दर्शाता है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि की क्या आवश्यकता पड़ेगी, जिसका वह इस्तेमाल करेगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर C है 15 नंबर प्रश्न का। तो पारिस्थितिकी पदछाप का डिफिनीशन भी यहाँ से आप समझ सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी निकेत इकोलॉजिकल निशे शब्द और संकल्पना को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? कमेंट कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने पारिस्थितिकी निकेत शब्द और संकल्पना को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? जोसेफ ग्रीनेल थे, E.P. ओडम थे, F.E. क्लेमेंट्स थे, कौन थे? तो 16वें नंबर प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले पारिस्थितिकी निकेत या इकोलॉजिकल निशे शब्द को देने वाले, कॉन्सेप्ट को देने वाले जोसेफ ग्रीनेल थे। तो राइट आंसर आपका 16वें नंबर प्रश्न का A है, जोसेफ ग्रीनेल। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो पर्यावरण के लिए कौन सा वृक्ष संकट माना जाता है? बबूल का, अमलतास का, यूकेलिप्टिस का, एक से अधिक? क्या होगा? तो 17वां नंबर प्रश्न आप सभी के लिए है। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट मानते हैं? तो इस वृक्ष का नाम है यूकेलिप्टिस। और यूकेलिप्टिस जो वृक्ष है ये भारत में पाया नहीं जाता था। इसको जो है सोशल फॉरेस्ट्री एक नामक एक प्रोग्राम चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। आप कमेंट कीजिएगा चेक करके कि सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम कब आई थी। तो सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत बड़े पैमाने पर यूकेलिप्टिस के वृक्ष लगाए जाने लगे और एक समय ऐसा आया कि जो यूकेलिप्टिस वृक्ष थे ये पर्यावरण के लिए संकट हो गए। कारण क्या था कि ये जो यूकेलिप्टिस के जो वृक्ष थे, जल से जो अन्य वृक्ष होते हैं, इनके आसपास के जो अन्य वृक्ष होते थे उनके मुकाबले ये मृदा से ज़्यादा जल लेते थे, मृदा से ज़्यादा जल का इस्तेमाल करते थे और साथ में मृदा से जो पोषण तत्व हैं वो भी ज़्यादा लेते थे। इस वजह से क्या हुआ कि इनके आसपास के जो वृक्ष होते थे, जो पौधे होते थे, उनको जल और पोषण की आपूर्ति मृदा से वो कम होने लगी। तो इसलिए इन प्रकार के वृक्षों को हम पर्यावरणीय संकट मानते हैं। तो यूकेलिप्टिस आपका राइट आंसर है 17 नंबर प्रश्न का। और एक हिसाब से ये इन्वेजिव एलियन स्पीसीज की कैटेगरी में भी आप इनको रख सकते हैं कि ये दूसरे जो वृक्ष हैं उनके लिए संकट पैदा कर रहे हैं। तो राइट आंसर आपका C है। अगला प्रश्न आपका है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? कमेंट कीजिएगा। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण क्या है? लैंटिक पारितंत्र इकोसिस्टम हमने आपको पढ़ा रखा है। लैंटिक का मतलब होता है स्टेटिक, स्टेटिक का मतलब होता है रुका हुआ। तो रुका हुआ आवास का उदाहरण कौन सा है? तालाब और दलदल है, झरना और नदी है, तालाब एवं नदी है। तो यहाँ पर झरना और नदी
नदी से आप यहाँ पर कट कर सकते थे। तो राइट आंसर आपका है तालाब एवं दलदल। तालाब एवं दलदल को हम लैंटिक आवास या लैंटिक पारितंत्र के रूप में वर्गीकृत करते हैं। और झरना और नदी की बात करें तो ये लोटिक पारितंत्र में आते हैं। लोटिक पारितंत्र यानी लोटिक इकोसिस्टम या लोटिक आवास में। लोटिक पारितंत्र का मतलब होता है बहता हुआ। लोटिक का मतलब है जो चीज़ बह रही हो, बहते हुए स्टेट में हो, जैसे झरना या नदी। तो राइट आंसर आपका स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का है तालाब एवं दलदल। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषमपोषियों हेट्रोट्रॉप्स और उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर्स के लिए उपलब्ध कराते हैं? तो कौन है जो सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं और उसे विषमपोषियों तथा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं या तृतीयक उपभोक्ता होते हैं? कमेंट कीजिएगा 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो 19 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा तो होगा प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वो सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से जो ऊर्जा प्राथमिक उत्पादकों को प्राप्त होती है उसको किसको ट्रांसफर करते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता को। प्राथमिक उपभोक्ता को ट्रांसफर करते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। राइट आंसर 19 में बी है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। इससे रिलेटेड आपने खाद्य श्रृंखला ऊपर वाले प्रश्न में देख चुके हैं। तो निम्नलिखित में से कौन तृतीयक उपभोक्ता है? सांप है, मेढक है या टिड्डा है? तो अभी हमने देखा था घास पारितंत्र देखा था जिसमें घास को खाता है टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेढक और मेढक को खाता है सांप। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, घास प्राथमिक उत्पादक, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता और सांप जो है तृतीयक उपभोक्ता। राइट आंसर आपका ए है सांप। तो 20वें नंबर प्रश्न में तृतीयक उपभोक्ता का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा सांप, स्नेक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होती है? ये भी प्रश्न आपने रिलेटेड देख लिया है ऊपर। तो कमेंट कीजिएगा तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होती है? प्रारंभ होने का मतलब है कि उत्पादक कौन होते हैं। प्राथमिक उत्पादक से ही स्टार्ट होता है हमेशा। तो प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में? राइट आंसर है पादप प्लवक, जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। धरती पर पहुंचने वाले सूर्यताप इंसोलेशन का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में काम में आता है? कमेंट कीजिएगा कि धरती पर जो सूर्य ताप पहुंचता है, इंसोलेशन पहुंचता है शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, लघु विकिरण के रूप में सूर्यताप जिसको बोलते हैं, उसका कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में काम में आता है? 1%, 0.01% या 0.1%? कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा 22वें नंबर प्रश्न का। ये सब हमने आपको पढ़ा रखा है अपने एनसीईआरटी इन्वायरमेंट की क्लास में। तो धरती पर पहुंचने वाले सूर्यताप इंसोलेशन का हम बात करें तो 0.1% भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में काम में आता है। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये आपका बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था, टीआरई 1 पीआरटी में पूछा गया था। एक स्थलीय पारितंत्र में, एनसीईआरटी से सवाल नहीं है, क्लास 10th से। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो पूछा जा रहा है स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनके द्वारा जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है उसका लगभग कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है पौधों के द्वारा? 0.1% या 1% या 10%? तो 23 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर है 1%। तो स्थलीय पारितंत्र में जो हरे पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उनको जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, उसका 1% जो भाग होता है वो खाद्य ऊर्जा बनाने में परिवर्तित करते हैं। तो राइट आंसर आपका 1% हो जाएगा। ये सवाल आपका टीआरई 1 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन कितना प्रतिशत उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? तो आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, एक ऊर्जा के प्रकार में पूछा जा सकता है कि कितना ऊर्जा, या फिर इस तरीके से कि प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन कितना प्रतिशत उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुँचता है? 5%, 15% या 10%? तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है 10%। 10% अगले स्तर पर पहुँच पाता है। लिंडमान ने यह नियम दिया था। लिंडमान ने वर्ष 1942 में 10% नियम दिया था, 10% लॉ दिया था, जिसके अनुसार केवल 10% ऊर्जा ही अगली पोषी स्तर पर स्थानांतरित हो पाती है। तो दो प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक प्रकार से जैसा हमने आपको यहाँ पर बना कर दिया है, दूसरी प्रकार से आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। दोनों केस में 10% आंसर आपका होगा।
आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को सीमित करता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए, कॉन्सेप्ट पे आधारित। तो निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को सीमित करता है। क्यों नहीं 10, 15, 20 पोषी स्तर हो जाते हैं, क्यों अंत में हम देखते हैं कि 3 या 4 पोषी स्तर सामान्यतः हमें मिलते हैं। इसका कारण क्या है। अभी आपने देखा था 5 पोषी स्तर का उदाहरण, वो बहुत रेयर होता है, जिसमें हमने देखा था समुद्री पारितंत्र में सामान्यतः 3 या 4 पारितंत्र, 4 पारितंत्र आपने 4 पोषी स्तर वाले आपने खाद्य श्रृंखलाएं देख रखी हैं। तो 3 या 4 सामान्यतः होता है। इसका कारण क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को सीमित कौन करता है। क्या भोजन की कमी होती है, तो बिल्कुल नहीं। क्या परजीवी जीव होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं जो का ऐसा होने ही नहीं देते हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर जीव होते हैं तो पैरासाइट्स की इतनी क्षमता नहीं है। राइट आंसर क्या है कि उच्च पोषी स्तरों पर उपलब्ध ऊर्जा की कमी। अभी हमने देखा 10% लॉ के अनुसार, 10% नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर पिछले पोषी स्तर का केवल और केवल 10% ही ट्रांसफर हो पाता है। तो ऐसे ही आप उदाहरण के रूप में समझ लीजिए कि अगर 10,000 यूनिट ऊर्जा अगर उत्पादक के स्तर पर है, उत्पादक के स्तर पर, तो इसका 10% ही अगले पे पहुंच पाएगा। यानी कि 10% कितना हो गया, 1,000। फिर उसके प्राथमिक उपभोक्ता पर कितना पहुंचेगा, 100। उसके अगले पे कितना पहुंचेगा, 10। उसके कितना पहुंचेगा, 0.1। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है बात करेंगे, जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उपलब्ध ऊर्जा में कमी आती जाएगी और ये कमी बहुत ज़्यादा होगी, पिछले के मुकाबले, पिछले पोषी स्तर के मुकाबले बहुत होगी। इस वजह से उच्च पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में कमी के कारण खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या सीमित हो जाती है। सामान्यतः हम देखते हैं 3 या 4 पोषी स्तर होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट कर दीजिएगा 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। सर्वाधिक ऊर्जा आपका इस बार बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था, उत्पादक के स्तर पर होता है। न्यूनतम ऊर्जा किसके स्तर पर होगा, उच्चतम पोषी स्तर के स्तर पर। या तृतीयक उपभोक्ता होगा या तो चतुर्थक उपभोक्ता होगा, जिस प्रकार से भी पोषी स्तर होगा। सामान्यतः तृतीयक उपभोक्ता को बोला जाता है, लेकिन कई बार क्वाटरनरी चतुर्थ पोषी स्तर भी हो सकता है। तो इस वजह से आप उच्चतम पोषी स्तर के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। तो न्यूनतम ऊर्जा उच्चतम पोषी स्तर पर होगी, यानी जो पोषी स्तर में सबसे ऊपर होगा, सबसे लास्ट में होगा। और सर्वाधिक ऊर्जा किस स्तर पर होगी, उत्पादक के स्तर पर होगी। इसी कारण से खाद्य श्रृंखलाएं सामान्यतः 3 और 4 होते हैं। कई बार मतलब कुछ एक बार 5 मिल जाता है, सामान्यतः 3 और 4 होते हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी से शाम में 8 बजे। 8 बजे आपका पॉलिटी एनसीईआरटी की एमसीक्यू क्लास आएगी। पॉलिटी एनसीईआरटी की एमसीक्यू क्लास आपकी शाम में 8 बजे आएगी। शाम में 8 बजे हम आपसे लाइव मिलेंगे। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।